हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद डीके में। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। इस चैनल पे आप लोगों को अनेक भूगोल विषय से संबंधित परीक्षाओं का अध्ययन कराया जा रहा है और साथ ही साथ विभिन्न परीक्षाओं के भूगोल विषय के जैसे टीजीटी, पीजीटी, नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर आदि परीक्षाओं के यहाँ पे प्रैक्टिस सेट एवं प्रीवियस ईयर पेपर और साथ ही साथ महत्वपूर्ण टॉपिक का डिटेल्स में अध्ययन कराया जाएगा और कराया जा रहा है। ठीक है, आज हम लोग इसी कड़ी में आज हम लोग जो दिसंबर माह में होने वाले यूजीसी नेट एग्जाम भूगोल विषय का जो पेपर होने वाला है उसका प्रैक्टिस सेट एक देखने जा रहे हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, जैसे जिससे आपको यूजीसी नेट एग्जाम, ठीक है, प्रैक्टिस सेट 2 भूगोल विषय का देखने को मिले, 3 देखने को मिले। ठीक है, और आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, बस 22-23 सब्सक्राइबर कम है 1000 में, आप लोग उसको कंप्लीट इसी वीडियो में जरूर करा दें। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, नदियाँ अपरदन चक्र के किस अवस्था में अवतल ढाल का विकास करती है? तो इसका राइट आंसर होगा दृढ़ा अवस्था, यानी वृद्धावस्था भी इसको कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सी। क्वेश्चन नंबर 2 देते हैं, क्षेत्रीय मापक के आधार पर किसने जलवायु को 4 समूहों में विभक्त किया था? तो क्षेत्रीय मापक के अनुसार एम ओशिनो ने जलवायु को 4 महत्वपूर्ण समूहों में विभक्त किया था। क्वेश्चन नंबर 3, प्रिपेट दलदल किन 2 देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? तो यह है रूस एवं पोलैंड के सीमा पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 4, निम्नलिखित में से कौन सा बलित पर्वत उच्चावच प्रतिलोमन को इंगित करता है? तो अपलेशियन पर्वत उच्चावच प्रतिलोमन को इंगित करता है। उच्चावच प्रतिलोमन का अर्थ होता है जहाँ पे अपनतियाँ थी वहाँ पे अब घाटियाँ हो गई। मान लीजिए यह अपनति अपनति अभिनति, ठीक है, तो इसके स्थान पे अब हो क्या गई, अभिनत हो गई, और अभिनत के स्थान पे अपनत हो गई। इसी को कहते हैं उच्चावच प्रतिलोमन। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको लगता है कि इसका आंसर गलत है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर पिन कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, हम उसको फिर से सही करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि मानवीय भूल के कारण 1-2 क्वेश्चन गलती हो सकता है। ठीक, तो आप लोग जरूर ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 5, भूआकृति विज्ञानों की श्रेणी के स्वरूपों को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है? तो तृतीय श्रेणी के स्वरूप को सर्वाधिक महत्वपूर्ण दिया जाता है भूआकृति विज्ञान में। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यह जो प्रैक्टिस सेट 100 क्वेश्चन का है, क्योंकि भूगोल नेट एग्जाम में 100 क्वेश्चन विषय के आते हैं, जबकि 50 क्वेश्चन जो जीएस टाइप के होते हैं सभी के लिए अनिवार्य होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, यह किसने कहा कि भूस्तंभ के ऊपरी भागों में कम घनत्व तथा निचली भागों में अधिक घनत्व? तो मान लीजिए कोई एक भूस्तंभ है तो इसकी ऊपरी भागों में यहाँ पे कम घनत्व, ठीक है, और उसी भूस्तंभ के निचली भागों में अधिक घनत्व किसने कहा था? तो ये कहे थे हिस्कैनन महोदय ने। ठीक है, हिस्कैनन। क्वेश्चन नंबर 7, जल बजट के सिद्धांत को विकसित करने का श्रेय किस विद्वान को जाता है? तो यह थे थार्नथवेट। ठीक है, थार्नथवेट, CW थार्नथवेट। क्वेश्चन नंबर 8, मान एलन रेडिएशन बेल्ट की स्थिति होती है? तो यह होती है एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर मतलब बहिर्मंडल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 9, मानव की सीधा धमनी प्रणाली के समान कौन सा आरेख प्रतीत होता है? तो होता है यातायात प्रवाह आरेख। क्वेश्चन नंबर 8, एटलस की तैयारी में किस प्रकार के मानचित्र प्रक्षेप का उपयोग किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाएगा डी, सार्वभौमिक अनुप्रस्थ काट मर्केटर प्रक्षेप। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11, तापी प्रतिलोमन को इंगित करता है? तो कहता है मेसोपॉज। मेसोपॉज में क्या होता है, उसके नीचे कम तापमान और उसके ऊपर अधिक तापमान, तो हो जाता है उसको तापी प्रतिलोमन। ठीक, क्वेश्चन नंबर देते हैं 12, किसने कहा कि मानचित्र प्रक्षेप ग्लोब की अक्षांश व दशांश रेखा को सपाट कागज पर प्रदर्शित करने की एक विधि है? तो जॉन बोगाट ने कहा था। जॉन बोगाट ने कहा था। क्वेश्चन नंबर देते हैं 13, निम्नलिखित में से किस प्रक्षेप पर संपूर्ण विश्व का मानचित्र बनाया जा सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा मालवीय प्रक्षेप पे पूरे विश्व का मानचित्र बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 14, जनसंख्या घनत्व को दर्शाने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है? तो घनत्व को दर्शाना है तो वर्णमात्री विधि से दर्शाया जाता है, जबकि केवल जनसंख्या को अगर प्रदर्शित किया ना हो तो बिंदुमात्र से। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 15, रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी की स्थापना किस देश के भूगोलवेत्ताओं ने स्थापित की थी? तो वह की थी ब्रिटिश भूगोलवेत्ताओं ने। क्वेश्चन नंबर 16, किस भूगोलवेत्ता ने मानव की आर्थिक क्रियाकलाप को लुटेरी अर्थव्यवस्था का नाम दिया था? तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा सी, ब्रूंस ने। ठीक है, ब्रूंस महोदय ने। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किसका कथन है कि प्रकृति एक सलाहकार से अतिरिक्त कुछ नहीं है? तो वह कहते हैं ब्लाउस महोदय ने।
क्वेश्चन नंबर 17 का सी। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 18, निम्न में से कौन सा मानव भूगोल का क्षेत्र नहीं है? ठीक है, मानव भूगोल का विषय क्षेत्र नहीं है, तो मृदा भूगोल मानव भूगोल का विषय क्षेत्र नहीं है या भौतिक भूगोल का विषय क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय में भूगोल के स्नातकोत्तर विभाग की स्थापना की गई थी? तो वह है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में। ठीक है, भूगोल में स्नातकोत्तर की स्थापना सबसे पहले की थी 1936 में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20, महाद्वीपीय ढाल की औसत गहराई कितनी होती है? तो 200 से 2000 मीटर होती है, जबकि महासागरीय मैदान की गहराई 3000 से 6000 मीटर होती है। ठीक है, तो 20 का हो जाएगा सी, 200 से 2000 मीटर। क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा तत्व उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है? तो यह घना कोहरा उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से संबंधित नहीं है, यह शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों से संबंधित है। ठीक है, आप लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 22, भूगोल का स्वयं संबंध मानव से है, वे कहाँ वे क्या पसंद करते हैं तथा वे वहाँ क्यों हैं, यह कथन किसका है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा बी, जेफरसन महोदय ने यह कहा था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23, जब किसी बलन की दो भुजाओं के बीच का कोण 0 डिग्री से अधिक परंतु 90 डिग्री से कम होता है तो कौन सा बलन होता है? तो कहते हैं बंद बलन। ठीक है, 0 डिग्री से अधिक होता है उसका कोण और 90 डिग्री से कम होता है तो उसको कहते हैं बंद बलन। क्वेश्चन नंबर 24, किस प्लेट सीमा को शियर सीमा कहते हैं? तो संरक्षित प्लेट सीमा को शियर सीमा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, वेगनर के अनुसार किस युग में समस्त आवर्तखंड एक ही पिंड थे? तो कार्बोनिफेरस युग में एक ही आवर्त जिसको पैंजिया नाम दिया गया था, पैंजिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं अगला 26, भूकंपीय लहरों के द्वारा पृथ्वी के आंतरिक संरचना का कौन सा मंडल सही नहीं है? तो एथनोस्फीयर सही नहीं है, एथनोस्फीयर यानी दुर्बलता मंडल कहा जाता है, जबकि लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, पेरोस्फीयर ये सब भूकंपीय लहरों के द्वारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना का परीक्षण है। क्वेश्चन नंबर 27, हिंद महासागर में कालसवर्ग कटक के मध्यवर्ती भाग का चुंबकीय सर्वेक्षण किसने किया था? तो वो वाइन तथा मैथ्यू ने किया था। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28, किस तापमान पर महासागरीय जल का घनत्व सर्वाधिक होता है? तो -1.3 डिग्री सेंटीग्रेड पर महासागरीय जल का तापमान सर्वाधिक होता है, जबकि शुद्ध जल का जो सर्वाधिक घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर होता है शुद्ध जल का। ठीक है, यह महासागरीय जल क्या होता है? अशुद्ध होता है। ठीक, तो शुद्ध जल का 4 डिग्री, महासागरीय का -1.3 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 30, महासागरीय लवणता में वृद्धि करने वाला कारक नहीं है, कारक कौन सा कारक महासागरीय लवणता में वृद्धि करने वाला कारक नहीं है, यह पहचाना। देखिए, हिम निर्माण, वायुमंडलीय दबाव एवं गतियाँ, नदियों का जल, हिमद्रवित जल। तो हिम निर्माण और वायुमंडलीय दबाव एवं जो दिशा होती है, पवन दिशा होती है, यह महासागरीय लवणता में वृद्धि करने वाले कारक है दोनों, जबकि नदियाँ का जो जल होता है और हिम्मत द्रवित जल होता है, यानी हिम से निर्मित जो जल होता है, इससे लवणता घटती है, जबकि इस दोनों से लवणता बढ़ती है। ठीक है, तो इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? 3 और 4। क्वेश्चन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 का सी, यानी नदियाँ हिम द्रवित जल जो होता है उससे लवणता बढ़ती नहीं है बल्कि घटती है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, महासागरीय जल में घुली सर्वाधिक ठोस पदार्थ की मात्रा है? तो क्लोराइड सर्वाधिक ठोस पदार्थ की मात्रा है महासागरीय जल में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 31, किस महासागर में प्रति विषुवत धारा सर्वाधिक विकसित रूप में पाई जाती है? तो यह प्रशांत महासागर में प्रति विषुवत धारा सर्वाधिक विकसित रूप में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 32, किन दो अक्षांशों के मध्य सबसे अधिक महासागरीय मैदान का विस्तार पाया जाता है? तो 20 डिग्री उत्तरी से 60 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच महासागरीय जो मैदान है सर्वाधिक विस्तृत चौड़े होते हैं। ठीक है, जबकि सबसे कम सकरे यानी सबसे कम चौड़े वो 60 डिग्री से 70 डिग्री अक्षांशों के बीच पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न से कहाँ गैसीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित नहीं है? तो कहलगांव बिहार में स्थापित नहीं है गैसीय ऊर्जा संयंत्र, जबकि अंतर राजस्थान, कवास गुजरात, फरीदाबाद हरियाणा यहाँ पे गैसीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, सभी ग्रही या स्थानीय पवन में सबसे अधिक अस्थायी, सुदृढ़ तथा नियमित पवन तंत्र कौन है? तो यह व्यापारिक पवन। क्वेश्चन नंबर 35 का बी। क्वेश्चन नंबर 36, सर्वप्रथम यह किसने व्यक्त किया कि ग्लोब के 70.2 तथा 29.8 भाग पर जल एवं स्थलमंडल का विस्तार पाया था? तो सबसे पहले क्रूमेल महोदय ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 37, कोरोलाइट के निचले भाग के लंबवत विभाजित खंडों को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं सेप्टा। ठीक है, सेप्टा कहा जाता है। ये सब हम पढ़ाए हुए हैं इसी चैनल पे, आप लोग जब पढ़ेंगे प्रवालविद्या वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, सही नहीं पहचाना है।
प्रकृति का ज्ञान प्रौद्योगिकी को विकसित करने के लिए आवश्यक नहीं है। दूसरा कथन है अभाव की अवस्था से स्वतंत्रता की अवस्था की ओर अग्रसर होना पर्यावरणीय निश्चयवाद है। ठीक है, तो इनमें से दोनों जो कथन है वह बिल्कुल गलत है। ठीक है, सही नहीं पूछ रहा है, क्योंकि प्रकृति का ज्ञान होना और प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए एकदम आवश्यक है। जब तक आप प्रकृति का ज्ञान नहीं रहेगा आप प्रौद्योगिकी विकसित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ दिया हुआ है प्रकृति का ज्ञान प्रौद्योगिकी वो विकसित करने के लिए आवश्यक नहीं है, बिल्कुल आवश्यक है। ठीक है, दूसरा कह रहा है अभाव की अवस्था से स्वतंत्रता की अवस्था की ओर अग्रसर होना पर्यावरणीय निश्चयवाद है, बिल्कुल गलत है, इसको कहते हैं संभववाद कहते हैं। ठीक है, तो इसमें दोनों गलत हो जाएगा। 38 का सी ना, 1 और 2 दोनों गलत हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, उच्चावच प्रतिलोमन शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? तो कहते डी मर्तोनी महोदय ने उच्चावच प्रतिलोमन शब्द सबसे पहले प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 40, डी एम स्मिथ ने सामाजिक खुशहाली को प्रकट करने के लिए कितने संकेतकों को उपयोगी बताया था? तो 7 संकेतकों को उपयोगी बताया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 41, निम्न से किसने भारतीय प्रजातियों का वर्गीकरण नहीं किया है? तो लीनियस महोदय ने भारतीय प्रजातियों का वर्गीकरण नहीं किया है। यह विश्व के प्रजातियों का सर्वप्रथम वर्गीकरण इन्होंने किया था, 4 भागों में बांटा था विश्व की प्रजातियों का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, विशिष्ट से समान की ओर तर्क के उपागम को कहते हैं। ठीक है, अगर विशिष्ट से समान की ओर हम लोग जा रहे हैं तो उसको कहते हैं आगनात्मक। ठीक है, आगनात्मक। क्वेश्चन नंबर 43, आधार तल के बिना समतलन निम्न से किससे संबंधित है? तो हिम नदी अपरदन चक्र से संबंधित है। ठीक है, यह आधार तल को नहीं प्राप्त कर पाती है फिर भी समतल कर देती है। क्वेश्चन नंबर 44, नगर स्वयं विकसित नहीं होते हैं अपितु सीमावर्ती क्षेत्र उनको विकसित करने के लिए वातावरण तैयार करते हैं। यह कथन किस भूगोलवेत्ता का है? तो क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर हो जाएगा ए, मार्क जेफरसन महोदय का कथन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45, मोलासिस बेसिन किस राज्य में स्थित है? तो जो मोलासिस बेसिन है क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर हो जाएगा डी, मिजोरम राज्य में स्थित है मोलासिस, मिजोरम। ठीक, क्वेश्चन नंबर 46, चापला नदी किस देश में स्थित है? तो जो चापला नदी है वह मैक्सिको देश में स्थित है, मैक्सिको। ठीक है, अमेरिका के नीचे है। फिर क्वेश्चन नंबर 47, बिन दीबू जनजाति किस देश में पाई जाती है? तो यह ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न राज्यों में से सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत में किस राज्य में पाई जाती है? तो यहाँ पे 4 राज्य दिए हुए हैं, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और गुजरात। तो इन चारों में सबसे ज़्यादा अगर नगरीकरण प्रतिशत में देखा जाता है तमिलनाडु में, उससे भी ज़्यादा अगर देखा जाए अगर गोवा रहता तो ऑप्शन में गोवा हो जाता, सबसे अधिक सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत में गोवा में है। ठीक है, अगर राज्य में देखा जाएगा, अगर केंद्र शासित में देखा जाए तो दिल्ली है। ठीक है, तो यहाँ पे गोवा नहीं है तो यह हो जाएगा तमिलनाडु, दूसरे नंबर पर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49, नगरीकरण एक चक्रीय प्रक्रिया है जिससे होकर राष्ट्र कृषक समाज से औद्योगिक समाज की ओर अग्रसर होता है। तो यह कथन किसका है? तो ये कहे थे ट्रिवार्था महोदय ने, ट्रिवार्था। ठीक है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया। क्वेश्चन नंबर 50, कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है कथन? ठीक है, ये है सीमांत अभिकेंद्रीय शक्तियों तथा सीमाएं अपकेंद्रीय शक्तियों के घोतक हैं। बी है सीमाएं समांतर मानवकृत एवं कृत्रिम होती हैं। सी है सीमांत की क्षेत्रीय तथा रेखाओं सीमाओं की रेखात्मक प्रकृति होती है। डी है सीमांत बहिर्मुखी जबकि सीमाएं अंतर्मुखी होती है। तो इसमें पहला सही नहीं है, पहला जो है सही नहीं है, सीमांत अभिकेंद्रीय नहीं होती है, अपकेंद्रीय होती है, जबकि सीमाएं अभिकेंद्रीय होती है। ठीक है, यह होना चाहिए था, यहाँ पे यह गलत है। तो सीमा और सीमांत से एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। हम इस चैनल पे सीमांत, सीमा, मैकिंडर, ठीक है, उसके बाद स्पाइक मैन, एमटी महान है, सारे राजनीतिक भूगोल से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो पढ़ा चुके हैं, आप लोग जरूर उसको देखें। ठीक, तो 50 का ए हो जाएगा, यही राइट नहीं है। ठीक है, बाकी तीनों राइट है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं अगला 51, भारत और पाकिस्तान को किस प्रकार की सीमाएं अलग करती हैं? तो ये करती है परवर्ती सीमाएं। ठीक है, परवर्ती सीमाएं, अगर परवर्ती ऑप्शन में नहीं रहता है तो आप अध्यारोपित लगाएंगे, लेकिन अगर परवर्ती अध्यारोपित दोनों है तो आप परवर्ती पे जाएंगे, वही सही होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 52, भारत में बहुस्तरीय नियोजन प्रणाली से संबंधित नहीं है। तो यह तहसील स्तर पर बहुस्तरीय नियोजन प्रणाली में यह नहीं सम्मिलित होता, जबकि राष्ट्रीय, जनपद और राज्य में होता है, ब्लॉक वाइज होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाजवादी समाज की स्थापना का दृष्टिकोण अपनाया गया था? क्वेश्चन नंबर 53 हो जाएगा बी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, समाजवादी समाज की स्थापना का दृष्टिकोण अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 54 यानी 54, विकास केंद्र सिद्धांत यानी ग्रोथ
वेक्टर थियरी किसने प्रतिपादित की थी? तो कहती बाउडविले महोदय ने, बाउडविले ने। विकास के, जबकि विकास जो ध्रुव सिद्धांत था, गोल ग्रोथ पोल थियरी, वह पेराक्स महोदय ने दिया था। जबकि विकास केंद्र की बात हो रही है तो यह दिए थे बाउडविले महोदय ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, झरिया से उत्पादित कोयले को किस धुआंशालाओं में साफ किया जाता है? जो झरिया से कोयले निकाले जाते हैं वह किस धुआंशालाओं में साफ किया जाता है? तो उसका सुदाम-डी और मोनी-डी में, ठीक है, ये साफ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 56, किस अवस्था में नगर अनेक आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक समस्याओं से ग्रस्त हो जाते हैं? तो यह क्वेश्चन नंबर 56 का हो जाएगा बी। 56 का बी हो जाएगा, यानी टायरेनोपोलिस, टायरेनोपोलिस। और नेक्रोपोलिस में एकदम नगर जो होते हैं पूरी तरीके से मृत प्राय हो जाते हैं। ठीक है। और मेगालोपोलिस में जो नगर होते हैं वो अपनी चरम अवस्था पे होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, हमसे प्रत्येक चीज़ें बढ़ रही है अथवा घट रही है, वास्तव में कुछ भी गति रहित या परिवर्तन रहित नहीं है, यह कथन किसका है? तो क्वेश्चन नंबर 57 का हो जाएगा बी, ब्रून्स महोदय का यह कथन है, यानी प्रत्येक चीज़ें बढ़ रही हैं या घट रही हैं। ठीक है, इन्होंने कहा था। क्वेश्चन नंबर 58, चूना पत्थर शैल वाले क्षेत्रों में गुलन द्वारा उत्पन्न तारे की आकृति वाले गर्त को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको कहते हैं काकपीट कहते हैं। ठीक है, इस तरह से तारे के आकार के, ठीक, एक झील बनती है जो काकपीट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, गहरे सागरी भागों में उत्पन्न लहरों को किस नाम से जाना जाता है? तो अगर जो गहरे सागर में लहर उत्पन्न होती है उसको दोलन तरंग कहा जाता है। ठीक है, दोलन तरंग। क्वेश्चन नंबर 60, पश्चिम बंगाल के डेल्टाई भागों में उच्च भूमि को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? जो उच्च भूमि होते हैं बंगाल में उसको 4 नाम से संबोधित किया जाता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 61, विश्व की जनसंख्या 8 अरब कब हुई थी? तो वह 15 नवंबर 2022 को हुई थी विश्व की जनसंख्या 8 अरब। क्वेश्चन नंबर 62, भारतीय मानसून को कौन सा जेट प्रभावित करता है? जेट स्ट्रीम, वह कहता है उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम प्रभावित करता है भारतीय मानसून का। आपको ध्यान रखना है, उपोष्णकटिबंधीय पछुआ जेट स्ट्रीम नहीं प्रभावित करता है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम। और अगर ऑप्शन में रहेगा उष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम, वह भी नहीं होगा। ठीक है, तो पूर्वी जेट स्ट्रीम उष्णकटिबंधीय होना चाहिए। ठीक। क्वेश्चन नंबर 63, कॉरिडोर्स ऑफ टाइम नामक पुस्तक किसकी है? तो जो कॉरिडोर्स ऑफ टाइम नामक पुस्तक है वह एजे फ्लेयूर की है, फ्लेयूर की। ठीक है, 63 का ए। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 64, अग्रोपांत संकल्पना को प्रतिपादित किया था? तो इसको कहते हैं ईसा बोमैन महोदय ने, ईसा बोमैन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65, बर्केल स्कूल ऑफ जियोग्राफी के सर्वप्रमुख भूगोलवेत्ता माने जाते हैं? तो यह थे कार्ल सावर। ठीक है, कार्ल सावर। क्वेश्चन नंबर 66, निम्न में से कौन ब्रिटिश भूगोलवेत्ता नहीं है? तो यहाँ पे ब्रिटिश भूगोलवेत्ता नहीं है पूछ रहा है, तो यह CD हैरी जो है ब्रिटिश भूगोलवेत्ता नहीं है, यह अमेरिकन भूगोलवेत्ता है। क्वेश्चन नंबर 67, ह्यूमन ज्योग्राफी ए वेलफेयर अप्रोच पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह DM स्मिथ। ठीक है, DM स्मिथ है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं अगला, नगर प्रदेश यानी सिटी रीजन किस प्रकार का प्रदेश है? तो यह कार्यात्मक प्रदेश है, कार्यात्मक प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 69, इटालियन जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश में इटालियन। ठीक। क्वेश्चन नंबर हम 70 देते हैं, दक्षिणी ध्रुव भारत में किस नदी घाटी को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो कावेरी नदी घाटी को चावल का कटोरा कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71, निम्न में से कौन सा सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन छोड़ता है? तो जो महासागर होते हैं सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अगर वनों में देख लिया जाए तो सबसे ज़्यादा भूमध्य रेखीय वन ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और यहाँ महासागर भी है ऑप्शन में, तो महासागर हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 72, राढ़ शब्द संबंधित है? तो जो राढ़ शब्द है वह तराई क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, तराई क्षेत्र से। क्वेश्चन नंबर 73, भारत का निम्न में से कौन सा पठार टेबल माउंटेन का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करता है? तो महाबलेश्वर का जो पठार है वह टेबल माउंटेन का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करता है। क्वेश्चन नंबर 74, ब्लू व्हाइट ग्रीन पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? तो वह उत्तरी अमेरिका में स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75, दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब शाखा वाली मानसून सबसे पहले कहाँ पहुँचती है? तो जो अरब शाखा की मानसून है दक्षिण पश्चिम की, वो सबसे पहले केरल में पहुँचती है। अगर यहीं कह दे दक्षिण पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी वाली शाखा, ठीक है, सबसे पहले कहाँ पहुँचता है? तो वह हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक। तो बंगाल की खाड़ी सबसे पहले पहुँच जाती है अंडमान निकोबार पे, और जबकि अरब सागर की जो मानसून की दक्षिण पश्चिम मानसून की जो अरब शाखा है सबसे पहले केरल में पहुँचती है। ठीक है, तो दोनों आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हो जाएगा केरल
फिर क्वेश्चन नंबर 76 नॉन पॉइंट प्रदूषण किससे संबंधित है, तो यह कृषि क्षेत्र से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 77 नागा पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो यह सरामाती है। ठीक है, सरामाती चोटी सबसे प्रमुख चोटी है। क्वेश्चन नंबर 78 कश्मीर घाटी किस प्रकार की घाटी का उदाहरण है, तो यह अभिनति घाटी। देखिए, एक होता है अपनत और एक होता है अभिनत। ठीक है, तो ये अभिनति होता है, यानी दो पर्वतों के बीच जो गहरे मैदान होते हैं उसको अभिनति। ठीक है, और जो पर्वतों के ऊंचे वाले भाग होते हैं उसको अपनति कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 79 यानी 79 पुनर्जीवन की अवस्था पुनर्जीवन की विशेषता देखने को मिलता है किस नदी में, तो यह काली नदी में। ठीक है, क्योंकि काली नदी पूर्ववर्ती नदी है। ठीक, जबकि गंगा, गोदावरी, कावेरी ये सब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 80 प्रोफेसर H.L. छिब्बर ने भारत में कितने ज्वालामुखी क्षेत्रों की पहचान की थी, तो इन्होंने 6 ज्वालामुखी क्षेत्रों की पहचान की थी प्रोफेसर H.L. छिब्बर ने। क्वेश्चन 81 नियात भूकंप से तात्पर्य है, तो नियात भूकंप से तात्पर्य होता है कभी कभी अत्यधिक खनन से भूमिगत खानों की छत ढह जाने से आने वाले हल्के भूकंप को ही नियात भूकंप कहते हैं, यानी 81 का ये हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 82 निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। ठीक है, कौन सा विकल्प सही नहीं है यहाँ पहचानना। देखिए, पहला विकल्प है उष्णकटिबंधीय महासागर के पूर्वी भागों के तटीय भागों के सहारे प्रवालों की भरमार होती है। दूसरा कथन है उष्णकटिबंधीय हिंद प्रशांत महासागर में 30 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य प्रवाल अधिक पाए जाते हैं। सी है समांतर प्रवाल दो प्रकारों में विभाजित है। डी है जुक्सा नथलाई अलगी जो होता है प्रवालों की सकल भोजन मांग का 60% भाग आपूर्ति करता है। ठीक है, तो इसमें से ये जो होगा यह सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय महासागर के पूर्वी भागों में नहीं, उष्णकटिबंधीय महासागरों के पश्चिम भागों में, जबकि महाद्वीपों के पूर्वी भागों में होता है। ठीक है, मान लीजिए ये हो गया ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इधर हो गया अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। ठीक, तो ये हो गया कौन सा महासागर, सॉरी ये हो गया दक्षिण अमेरिका, ठीक, दक्षिणी अमेरिका ये हो गया, और ये हो गया ऑस्ट्रेलिया। तो यह इनके बीच में कौन सा महासागर है, प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग हो जाएगा ये वाला, और ये पश्चिमी भाग। तो जो प्रवाल होंगे यह पूर्वी भाग में नहीं उत्पन्न होते महासागरों के, पश्चिमी भाग में होते हैं। तो यहाँ दिया पूर्वी महासागरों के पूर्वी भाग, तो पूर्वी भाग नहीं होगा, महासागरों का होगा पश्चिमी भाग, और महाद्वीपों का यह पूर्वी भाग होगा। ठीक है, तो ये इसमें राइट आंसर नहीं होगा। और प्रवाल जो होते हैं दो प्रकार के हो जाते हैं, सही बात है, क्योंकि एक होता है हरमारूपी और एक होते हैं अहरमारूपी, दो प्रकार के प्रवाल पाए जाते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 83 सागरी जल की गहराई के आधार पर महासागरीय धाराओं को कितने भागों में बांटा जाता है। गहराई के आधार पर महासागरीय धाराओं को 2 भागों में, तापमान के आधार पर भी 2 भागों में बांटा जाता है। देखिए, गहराई के आधार पे 2 भाग, एक सतही जलधारा और एक गहन सागरी जलधारा। ठीक है, यानी गहराई में बहने वाली। और तापमान के आधार पे 2 भाग है, ठंडा जलधारा और गर्म जलधारा। ठीक, आप लोग ये ध्यान देंगे, बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 84 महासागरीय जल की धाराओं की उत्पत्ति का सर्वप्रमुख कारक है। जो महासागरीय धाराएं होती है उसकी उत्पत्ति का सर्वप्रमुख कारक क्या है। देखिए, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ग्रही हवाएं, लवणता में विभिन्नता, दाब प्रवणता, तापमान में विभिन्नता। तो यह ग्रही हवाएं जो होती है महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति की सर्वप्रमुख कारक है। क्वेश्चन नंबर 85 बियर द्वीप किस महासागर में स्थित है। जो बियर द्वीप है आर्कटिक महासागर में स्थित है। 85 का हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 86 अपर्दन के समय चक्र में पुनर्यौवन की ओर दर्शाने वाली स्थलाकृति को कहते हैं, कौन सी है। तो यह अधकर्तित विसर्प है, यानी विसर्प जो होता है विसर्प के अंदर ही एक और विसर्प बन जाए लगातार, तो उसको कहते हैं अधकर्तित विसर्प। यह पुनर्यौवन को दर्शाती है। पुनर्यौवन नदी में कब आती है, या तो ठीक है सागर तल नीचे चला जाए, या फिर स्थलखंड ही जहाँ से नदियाँ बह रही है वह ऊपर उठ जाए। ठीक है, दो तरह से। क्वेश्चन नंबर 87 ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस प्रवाल भित्ति का उदाहरण है। तो जो ऑस्ट्रेलिया के ठीक है पूर्वी तट पर स्थित जो ग्रेट बैरियर रीफ है वह अवरोधक प्रवाल भित्ति की प्रवृत्ति है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88 निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा नवीकरण ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ठीक है, नवीकरण स्रोत नहीं है, तो यह ताप विद्युत नवीकरण ऊर्जा का स्रोत नहीं है, यह परंपरागत है। ठीक है, ऊर्जा का स्रोत है। परंपरागत ऊर्जा में ताप ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ठीक है, कोयले से ताप विद्युत ऊर्जा ये सब आते हैं, पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस ये सब भी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 कनाडा बांध किस नदी पर स्थित है। जो कनाडा बांध है वह मयूरराक्षी नदी पर स्थित है। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 90
विलियम मॉरिस डेविस का भव्याकृति सिद्धांत या मॉडल कितने मान्यताओं पर आधारित है? तो यह 6 मान्यताओं पर आधारित है। तो अगर आप लोग विलियम मॉरिस डेविस का अपवर्तन चक्र सिद्धांत पढ़ना चाहते हैं एकदम डिटेल्स में, तो इस वीडियो पे इस चैनल पे वह वीडियो पड़ा है, पेंग का भी और डेविस का भी। आप लोग उसको अच्छे से पढ़ें। एक दो देखिए, हर एग्जाम में विलियम मॉरिस डेविस या पेंग से एक क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, और अगर आप उसके बारे में डिटेल्स में पढ़े हैं तो आप बेहतर प्रदर्शन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 91, विश्व जैव विविधता में भारत का कितना प्रतिशत योगदान है? तो यह 8% योगदान है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से किस देश ने सरकारी तौर पर पर्यावरण नियोजन को सर्वप्रथम अपनाया था? तो वह अमेरिका था। ठीक, 92 का ए। क्वेश्चन नंबर 93, नाक्टी लूसेंट बादल किस मंडल में पाए जाते हैं? तो जो नाक्टी लूसेंट बादल होते हैं वो समताप मंडल में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा भीगने पर मक्खन की भांति मुलायम परंतु सूखने पर अधिक कड़ी एवं ढेलेदार हो जाती है? तो यह है लैटराइट मृदा। ठीक है, सूखने पे एकदम कड़ी और ढेलेदार होती है, जबकि भीगने पे मक्खन की भांति मुलायम हो जाती है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 95, कौन सा कोयला क्षेत्र दामोदर घाटी क्षेत्र में स्थित नहीं है? ठीक है, तो जो इटाखोरी है यह दामोदर घाटी क्षेत्र में स्थित नहीं है, जो बाकी झरिया, चंद्रपुरा, रामगढ़ ये सब दामोदर नदी घाटी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से किसे सफ़ेद सोना कहा जाता है? तो इस जल विद्युत को सफ़ेद सोना कहा जाता है। ठीक है, जबकि पेट्रोलियम पदार्थ को काला सोना। क्वेश्चन नंबर 97, मान थीमर की कृषि अवस्थिति मॉडल में उत्प्रेरक कारक है? ठीक है, तो यह माल ढोने का व्यय यह है उत्प्रेरक कारक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98, भारत में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब हुई थी? तो जो भारत में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत हुई थी 1970 में हुई थी। ऑपरेशन फ्लड यानी दूध उत्पादन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 99, लिबिन की धारा प्रवाहित होती है? तो जो लिबिन की धारा है यह एक गर्म जलधारा है, हिंद महासागर में प्रवाहित होती है। ये कहाँ पे? मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया से ठीक है विश्व रेखा की तरफ से यहाँ पे आती है एक धारा, इसको कहते हैं लिबिन की धारा है, हिंद महासागर में। ठीक। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन 100वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो देखिए कथन है समांतर धाराएं सतह के निकट धीमी गति से प्रवाहित होती है। दूसरा कथन है सतह के निकट धाराओं की गति 5 नॉट से अधिक हो जाती है। तो इसमें से कौन सा सही है? ठीक है, यह पहचान है, तो इसमें से केवल 2 सही हैं। ठीक है, यानी दूसरा ही सही है, केवल सतह के निकट धाराओं की गति 5 नॉट से अधिक हो जाती है, यानी सतह के निकट जो धाराएं होती है वह तीव्र गति से प्रवाहित होती है, वह हल्के गति से नहीं होती, यानी एक गलत है 2 सही है। तो ये था यूजीसी नेट दिसंबर 2023 में होने वाले एग्ज़ाम का पहला प्रैक्टिस सेट था। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो आज सब्सक्राइब आप 1000 कंप्लीट कर दिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।